औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉल्व द डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चंस जो कि आपके पास ये है जी लिखी हुई। इसमें 2/3 cos स्क्वायर x प्लस वाई जो है वो हमारे पास लिखा गया। देखें जी हमारे पास ये है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन है और ये हमारे पास 2/3 cos स्क्वायर x प्लस वाई हमारे पास है। यानी आप इसके अंदर 2x प्लस 3y भी कह सकते थे एंगल, या सिंपल 3x कर देते, y ना लिखते, यानी कि y ना लिखें तो फिर आपके पास cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर 2x ब्रैकेट के अंदर लिखा जा सकता है। यानी ये सवाल एक से ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो है cos स्क्वायर 3y लिख दें, 3y, ये तब भी सवाल वो बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2x तो प्लस 0y इसके साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सूरत हाल में पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन में x और y वेरिएबल दोनों विजिबल होने ज़रूरी हैं। यानी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर y तो इसके साथ y के साथ फिर हमें 0x लिखना पड़ेगा, 0x प्लस वाई, x के साथ x प्लस 0y लिखना पड़ेगा। फिलहाल ये हम डिफरेंशियल क्वेश्चन जिनसे हैं वो कर रहे हैं। इसके अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है, वो आप ज़रूर नोटिस में लें कि ये सारे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन है। यानी ऑपरेटर के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इधर भी 2 लिखा हुआ है, ऊपर भी 2 लिखा हुआ है। अगर ये ना हो ऐसे तो हमारा मेथड जो है वो चेंज हो सकता है। कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ 2 हो, इधर 1 हो जाए, तो यानी इस ऑपरेटर पे, तो तब हमारा सवाल जो है वो किसी और तरीके से सॉल्व हो सकता है। यानी सेम ऑर्डर का तरीक़ेकार और है हमारे पास हल करने का। और ये देखें, सेम ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल क्वेश्चंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये हमारे पास है जी इसके अंदर। अच्छा जी, ये हमने इसको जो है इस तरीके से लिख लिया, ये हमने इस जगह पर इसको लिखा जी, ये डिफरेंशियल क्वेश्चंस हमने और पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन ये लिख ली। उसके बाद फिर हमने इसको जो है वो चेंज किया इसके अंदर, यानी आपके साथ इसको चेंज किया, जो कि इसकी राइट हैंड साइड तो ऐसे लिखी 2/3 cos स्क्वायर x प्लस वाई, और उसके बाद इसको हमने चेंज किया जी इसके अंदर इस ऑपरेटर में, यानी इसको हमने D2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अगर सिंगल x हो, ये याद रखिएगा, x ये सिर्फ एक टिप है कि अगर x के हो तो यहाँ पे x की 2 हो तो ये D2 माना जाता है, अगर x की पावर 1 हो तो इसे सिंगल d, और y हो सिंगल y हो तो d डैश, और अगर y स्केयर हो तो d डैश का स्केयर होगा, अगर यहाँ y क्यूब होगा तो d डैश का क्यूब होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे x का पावर 4 हो, यानी पावर नहीं कहना चाहिए लेकिन याद करने के लिए बता रहा हूँ, d की पावर जो सी है वो यहाँ पर 4 होगी, बाकी कांस्टेंट जो से हैं वो एज इट लिखे जाएंगे। उसके बाद जी ये हमारे पे ऐसे लिखा गया। पहले हम ऑक्सिलरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी ऑक्सिलरी क्वेश्चंस को जो है वो निकालते हैं। तो इसमें z लेफ्ट हैंड साइड का z जो है उसको इग्नोर कर देना है, बाकी लेफ्ट हैंड साइड लिख देनी है जो कि 0 हमारे पास होगी। उसके बाद फिर हमने d स्केयर के d के अंदर m पुट करना है और d डैश की जगह जो है वो 1 पुट करना है हमने। तो उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं जी, ये हमारे पास आ गया m स्केयर, जब इधर पुट किया वो d डैश यहाँ पुट किया, d की वैल्यू m पुट की, और प्लस 2 1 का स्केयर ये हमारे पर लिखा गया। उसके बाद ये हमारे पे क्वेश्चन आई इन पॉलिनोमियल m के अंदर। फिर उसके बाद इसके फैक्टर बनाए, जो किसी भी मेथड से हम इसको हल सॉल्व करके इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। m-1 0, m-2 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास डिफरेंट रूट्स हमारे पास आ गए। यहाँ पॉसिबल है कि आपके पास इक्वल रूट्स आ जाएँ या कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएँ। इक्वल रूट्स का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीक़ेकार हमने इससे पहले डिस्कस किया है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन के साथ डिस्कस करेंगे। अगर वो हमारे पास आ जाते पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसे y f1 y 1 प्लस x f2 y प्लस 2x हम जो है इसको लिखेंगे। लिखने का तरीक़ेकार भी पहले डिफाइन हुआ है, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। इसे 1x y प्लस 1x और इसको 2x y प्लस 2x, एक्चुअली ये y प्लस mx के फार्मूले के तहत है, ये m है तो y प्लस mx के तहत हम ये यहाँ पे लिखते हैं। और साथ ये f1 फंक्शंस का नाम लिखते हैं कि ये फंक्शन इस वेरिएबल y प्लस 1x के ऊपर डिपेंड करेगा, और f2 एक और फंक्शन है जो कि आपके पास y प्लस 2x के ऊपर डिपेंड करेगा। लिहाजा अब हम जो है यहाँ पर इसको हल करते हैं जी। नेक्स्ट, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीक़ेकार ये होता है
कि जेड पी इज इक्वल टू 1/, ये जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है इसको 1/, करके लेफ्ट हैंड साइड के साथ लिख देते हैं, यानी 1/d² माइनस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्केयर। और उसके बाद यहाँ पे इसके साथ जो है 2/, जो भी राइट हैंड साइड पे लिखा हो, चाहे एक टर्म्स लिखी हो चाहे 100 टर्म्स लिखी हो, यहाँ पर एक टर्म में टर्म्स हैं 2/3 cos स्क्वायर x प्लस वाई, इसके तहत हम लिखेंगे जेड पी। लिखते हैं जी हम यहाँ पर इसको, ये देखें जी हमारे पास इसके अंदर 1/3 ये लिखा, ये देखें जी हमारे पास एक्चुअल ये लिखा गया जी, वो दूसरे सवाल का पेज ओपन हो गया था, अब ये एक्चुअल सवाल का पेज है। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास 1/, एग्जीक्यूशन 2/3 cos स्क्वायर x प्लस वाई, ये राइट हैंड साइड में लिखे हैं। फिर उसके अंदर हमने ये फार्मूले अप्लाई किए, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी जो थीटा है उसका जो है हमने डबल कर देना है, नंबर 1। नंबर 2, ये सवाल जो सा है हम यानी कौन किस जगह डबल करना है, ये थीटा है तो यहाँ 2 थीटा होगा, यहाँ थीटा है तो इधर 2 थीटा होगा, और अगर साइन स्क्वायर है तो माइनस होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस होगा, अगर 2 cos स्क्वायर थीटा है तो प्लस होगा। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई, तो हमने फार्मूला ये लिखा 1 प्लस आपके पास क्या कहते हैं cos और ब्रैकेट बिगिनस 2 x प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यानी इसका डबल हमने जो है वो यहाँ पर लिख दिया और इसकी ब्रैकेट जो है वो क्लोज की। अब सवाल ये पैदा, जो बात असल में बताना चाहता हूँ वो ये है मेरे पास कि यहाँ पे ना आपके पास क्या कहते हैं, अगर cos स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर होता, यानी कि 2/3 sin स्क्वायर x प्लस वाई, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ना था, 1 प्लस की बजाय 1 माइनस cos और स्क्वायर ब्रैकेट बिगिनस 2 cos x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद ये 1/3 की ब्रैकेट क्लोज, ये सिर्फ फ़र्क पड़ना था। तो लिहाजा ये सवाल दोनों यानी हम कर रहे, लगता है ऐसे एक है कि cos स्क्वायर x प्लस वाई के साथ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये साइन स्क्वायर x प्लस वाई के साथ भी एक स्लाइटली डिफरेंस के साथ हल हो रहा है कि यहाँ cos स्क्वायर में प्लस होगा और साइन स्क्वायर में यहाँ माइनस होगा। अब हम इसके अंदर क्योंकि हमारे पास इसको ऐसा चेंज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास cos स्क्वायर का फार्मूला कोई नहीं है, एल्गोरिथम नहीं था, हमारे पास एक सिंगल cos का है, यानी जो अब जितने भी अभी तक हमने यहाँ पे सवाल हल किए, या तो वो cos की पावर 1 रही है, cos की पावर 2 नहीं आई, cos की पावर 3 नहीं आई, cos की पावर अदर देन 1 नहीं आई। तो यहाँ पे cos 1, और आप बेशक लेक्चर पिछले देख सकते हैं, उसमें सिंगल cos है या सिंगल साइन है हमारे पास, तो यहाँ पे cos की पावर 1 बनाने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ा, इसे स्प्लिट करना पड़ा पावर को। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं जी। इसकी ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये सूरत सामने आती है जी। ब्रैकेट्स को ओपन किया, तो ब्रैकेट्स को जब हमने ओपन किया तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 1/3 क्योंकि ये ऑपरेटर से कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर लिखा जा सकता है, और उसके बाद यहाँ पर इसको इसके साथ लिखा गया हमारे पास। अब इसको मैंने I1 कह देना है। अब 2 सवाल हो गए इसमें। इस सवाल के अंदर एक और तरीक़ेकार हमें मालूम हुआ है कि कांस्टेंट अगर राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाए तो हम उसको सवाल को कैसे हल करेंगे, यानी यहाँ पे जो मैंने सवाल आपके साथ लिखा था उसके अंदर जो आया था वो था 2/3 cos स्क्वायर x प्लस वाई राइट हैंड साइड के ऊपर, ये बात नोट कर लें। और अगर वहाँ पे 2/3 cos स्क्वायर x प्लस वाई की जगह कोई कांस्टेंट आ जाता 1, तो हम उसको कैसे हल करते, वो तरीक़ेकार भी यहाँ पे डिस्कस होगा। यानी ये अलहदा से भी सवाल हो सकता है, ये अलहदा से भी सवाल आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं जी, हम इसको हल करते हैं, और इसका नाम मैंने I1 और I2 रखा है। अब मैं इसको क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ 1 कैसे, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल आता है तो कैसे आएगा, वो मैं सिचुएशन आपके सामने जो है रख देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके पास क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक, या ये क्वेश्चन है, दोनों आपके पास विजिबल हैं, ये भी है और इस तरीके से ये पहले ये देख लेते हैं। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर अगर आपके पास इस जगह पर
ये यहाँ पर आपके पास इधर ये 2/3 हो जाता, कॉस स्क्वायर ना होता 2/3 हो जाता। तो फिर 2/3 को कैसे हल करेंगे? यानी ये एक्चुअल मेरा सवाल था कि पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन में अगर राइट हैंड साइड में अदर देन ज़ीरो के कोई कांस्टेंट आ जाता है, ये 2/3 आ जाए, 7/8 आ जाए, यानी ये 7/8 हो जाए, 9/3 हो जाए, 3 अंडर रूट हो जाए, तो हम उसको कैसे हल करेंगे? वो तरीक़ेकार को भी हम इसी के अंदर हमें चांस मिल रहा है कि इस तरीक़ेकार को सवाल को भी हम समझा दें। तो वो देखते हैं जी, अब हम इस सवाल को हल करते हैं। उसको मैंने I1 कहा है, जिसके अंदर कांस्टेंट आ रहा है, वहाँ पे 1 आया है, 2/3 नहीं आया। 2/3 आप लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई कर दें 2/3 तो वो 2/3 का सवाल बन जाएगा। जिस तरह यहाँ देखें, ये 1/3 था ना, 1/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/3 से इसे भी और इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट आए हमारे पास। अगर ये 1/3 यहाँ आना था ना, 1/3 को इधर लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2/3 होता तो 2/3 को इधर लिख देते। यानी ये अगर सवाल में ना भी हो, ये सिंपल 1/3 इंटू 1 हो या 2 हो, तो हम इसको इस तरीके से I1 में कैसे हल करेंगे, वो तरीक़ेकार हम अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास है कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये रिजल्ट्स आए, इसका नाम I1 रखा है और इसका नाम I2 हमने जो है यहाँ पे रखा। अब हम इसको I1 को हल करते हैं जी। ये देखें जी, ये 1/3 को कांस्टेंट को हल करने का तरीका, अगर यहाँ 1/3 लिखा होता तो 1/3 बाहर आ जाता और इसको e की पावर 0 लिख सकते हैं, और e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। और या हम e की पावर 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर 0x प्लस 0y। अब इसके अंदर इसका मेथड भी हमने डिस्कस किया था कि ये किस तरीके से हल किया जाता है जब एक्सपोनेंशियल के ऊपर रेज टू पावर x और की x हो जाए और y हो जाए और इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट्स आ जाए, यानी 2x आ जाए प्लस 3y आ जाए। फिलहाल 0x प्लस 0y हमारे पास है, तो ये x का कोफिशिएंट को हमने d कहा था, d की वैल्यू d इज इक्वल टू 0, और y के कोफिशिएंट को हमने d डैश कहा था। तो ये हमारे पास इसमें वैल्यू पुट की हमने, तो d की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर 0, तो ये 0 बन गया, ये 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस d डैश की वैल्यू, यानी d की वैल्यू और d डैश दोनों की 0 पुट की, तो ये 0 हो गया। और यहाँ पे इधर d डैश की वैल्यू रखी तो ये भी 0 हो गया, तो 1/0 हमारे पास हासिल हुआ। e रेज़ टू पावर 0x प्लस 0y को हल करने का तरीक़ेकार और है, और cos और sin ax को हल करने का तरीक़ेकार डिफरेंट है, ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अगर 1/0 हमारे पास आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसके अंदर, ये भी एक नई सिचुएशन है जो इससे पहले नहीं आई किसी सवाल के अंदर। हम ये करते हैं जी, इसके अंदर कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू d, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो यहाँ पे लिखी हुई थी डिनोमिनेटर, जिसकी जो 0 हुई थी, यानी कि ये सवाल के अंदर, इस सवाल में इसका डेरिवेटिव लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो आपके पास और डेरिवेटिव लेते हैं और साथ एक x जो है वो इस तरफ लिख देते हैं, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्रैकेट से बाहर हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर x के ऊपर ऑपरेट कोई नहीं ऑपरेटर होगा, यानी कोई ऑपरेट इसके ऊपर नहीं होगा, ये बिल्कुल एज इट अप लिखा जाएगा 1/3x। और उसके बाद इसको इस तरह लिखें, बाकी चीज़ों को वैसे ही लिखते हैं जिस तरीके से वो मौजूद होती हैं, यानी जैसे मौजूद हैं वैसे ही। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं जी, डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू d, कीपिंग जो है d डैश को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये 2d आ गया, ये -3d का 3 आ जाएगा -3, और ये d डैश आ गया, बाकी इसका 0 हो गया क्योंकि हमने इसे कांस्टेंट माना है। उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा हमने वैल्यू पुट की जी, यही वैल्यू d इज इक्वल टू 0 और d डैश इज इक्वल टू 0, जो कि यही है 0x प्लस 0y। 0x प्लस 0y में दोबारा यही वैल्यू आएगी, आप चाहे दोबारा यहाँ पे लिख दें। तो हमने इसकी वैल्यू रखी तो ये भी 0, ये भी 0, ये दोबारा 0 आ गया, 0 माइनस 0, d की वैल्यू 0, d डैश की वैल्यू 0, 0 इज इक्वल 1/0। सिचुएशन दोबारा हमारे पास आ गई, तो फिर दोबारा आप डेरिवेटिव लेंगे। ये देखिए हमने इसका डेरिवेटिव लिया, लेकिन इसके अंदर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो साथ हमने एक x का इजाफा, यानी x और बाहर लिखना है, यानी यहाँ पर एक और x लिखा जाएगा, जो कि मैंने पहले रह गया था। x हमारे पास एक x तो पहले से आ रहा है, एक x इसकी वजह से आ रहा है जो हमने डेरिवेटिव लिया था। तो अब इसके अंदर, अब जब डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव हो गया जी 2 विद रिस्पेक्ट टू d, कीपिंग d डैश कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं 1/3 x स्क्वायर आ गया,
और ये 2 माइनस 0 आपके पास 2 आ गया, और e की पावर 0 को मैंने दोबारा 1 कर दिया। सिर्फ इसको मैंने इस्तेमाल किया d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और d डैश की वैल्यू इस तरीके से इसका फॉर्मेट चेंज करके इनकी वैल्यूज़ को d इज इक्वल टू 0 और d डैश इज इक्वल टू 0 को इस्तेमाल किया था। बाकी ये सवाल वैसे ही रह गया। तो 1/6 एक्स स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आया जी। इसको मैंने 3 कंसिडर कर लिया जी। अब I2 जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। एक बात और मैं बताता चलूँ कि I1 के अंदर हमने 2 दफ़ा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू d। अगर 10 दफ़ा भी 1/0 का फॉर्म आएगी, यानी कि I1 में 2 दफ़ा आई थी 1/0, तो 2 टाइम्स हमने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू t। अगर 10 दफ़ा भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो तब भी हम 10 मरतबा जो है डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, और एक x बाहर निकालते रहेंगे, जिस तरह के पिछले में 1/0 2 टाइम्स आया था, तो वहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो हमने उसका बन गया था। अब आते हैं जी cos 2x प्लस 2y, ये हमारे पास इसकी I2 के लिए। I2 में अब हमारे पास ये होगा कि आपने d स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का कोफिशिएंट का जो भी है -2 है या +2 है, इसका स्क्वायर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, ये 4 और से माइनस से मल्टीप्लाई किया -4। d डैश यानी d डैश की वैल्यू कैसे, d डैश का स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, y का कोफिशिएंट विद साइन, यानी +2 है या -2 है, +2 है फिलहाल, तो +2 का स्क्वायर, अगर ये -2 होता तो -2 का स्क्वायर, और फिर उसे माइनस से मल्टीप्लाई करते। अब dd डैश हमारे पास क्या होगा कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो कि 2 × 2 और आंसर 4, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये स्टेप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके फिर इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसके अंदर d स्क्वायर की वैल्यू -4 हमने पुट की, -3, dd डैश की वैल्यू -4, और 2 और d डैश की वैल्यू जो है d डैश के स्क्वायर की वैल्यू -4। ये याद रखिए, यहाँ स्क्वेयरिंग की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो -4 आई, और उसके बाद ये बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही आ जाती हैं जैसे लिखें, यानी ये चीज़ भी cos 2x प्लस 2y जो यहाँ लिखा था वो यहाँ पर आ गया। जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास क्या हुआ कि ये -12 और +12 बना, जो कि 1/0 आ गया। अब जैसे ये 0 आया, हमने चाहिए 10 मरतबा 1/0 आए, हमने हर दफ़ा एक ही स्टेप करना है। क्या स्टेप करना है कि इसके डिनोमिनेटर का जो ये हमारे पास है इसका डेरिवेटिव लेना है, और एक x को बाहर लिखना है। तो यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखें जी, आगे हमने ये किया जी, इसके अंदर वैल्यूज़, ये देखें, इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने, इसका डेरिवेटिव लिया, और ये हमारे पास रिजल्ट आया। ये डेरिवेटिव हमने लिया जी ये इधर, और उसके अंदर एक x जो था वो बाहर आना है, तो यहाँ पर एक x बाहर आ गया, एक x जो है वो हमारे पास बाहर आ जाता है। उसके बाद जी आगे हमारे पास 2d - 3d आ गया, बाकी वैसे ही रह गया। इसके अंदर अब x की वैल्यू जो है, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हासिल होती हैं, ये बात नोट करने वाली है, दोबारा बड़े गौर से सुनिएगा कि d स्क्वायर की वैल्यू होती है, सिंगल d की वैल्यू नहीं है हमारे पास, d डैश का स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास d डैश सिंगल की वैल्यू नहीं है, इसलिए फिर हम इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, इसे d से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इतने हिस्से को, ये इतने हिस्से को d से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये d से किया तो यहाँ d आ गया, और इधर करेंगे 2d² - 3dd डैश हमारे पास आ गया, d से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि हमारे पास d स्क्वायर और d डैश का स्क्वायर और उनकी प्रोडक्ट dd डैश अपीयर हो सके। अब यहाँ से वैल्यू निकल सकती है। d स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास हमने पहले भी फाइंड आउट की थी कि x का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यूज़ हमने यहाँ फाइंड आउट कर रखी हैं पहले से, ये इसकी वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से फाइंड आउट कर रखी हैं। तो आपने इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसका रिज़ल्ट हमारे पास ये वैल्यूज़ हमने इधर पुट कर दी, dd डैश और d स्क्वायर की वैल्यू है -4, ये 2 के ज़बानी भी मालूम कर सकते हैं, और dd डैश जो है वो भी -4 होगा, 2 × 2 जो पहले हमने बताया था, और इसे फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर रखेंगे, फिर यहाँ पे रखी हमने, तो ये -8 आ जाएगा,
डी स्केयर की वैल्यू -4, डी डी डैश की वैल्यू हमारे पास -4, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया -8 और +12, यानी ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब हम इसको आगे करते हैं। ये देखें यहीं पे हम कर लेते हैं, ये d का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, जो इसके आगे फंक्शन लिखा हुआ है cos 2x + 3y, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा -sin 2x + 3y और इनटू 2 एंगल का डेरिवेटिव, और 3y चूँकि ये कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या कहते हैं ये ज़ीरो हो जाए, क्योंकि d को ना d/dx नहीं कहा, हमें कहना चाहिए ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी कि ये हमारे पास है d/dx फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसके हिसाब से हमने cos 2x + 3y का डेरिवेटिव लिया। तो और नीचे जो सा है वो आपके पास इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने। ये देखें जी हमारे पास इसमें ये डेरिवेटिव लिया नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर 4 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास, और ये 2 जो सा है इस एंगल की वजह से आया, और ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं डी से, तो ये 2 और ये 4 कैंसिल हुए तो -1/6 sin 2x + 3y हमारे पास आ गया। और एक और चीज़, एक x भी आना था, x हमारे पास यहाँ पे भी x आएगा हमारे पास, और इधर भी x आएगा, और फिर उसके बाद ये रिज़ल्ट हमारे पास आया। फिर हमने 3 और 4, इसको हमने 4 कहा था, 3 और 4 को 2 में पुट किया, यानी I1 I2 की वैल्यू जो कि हमारे पास इस तरह है x², और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इधर भी x² और फिर c यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू पुट की, और पर्टिकुलर हमने यहाँ पर एक x आएगा जी x, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़ जी। आपको एक बात ज़रूर याद रखिए कि आप अगर आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल साबित है और इसके मटेरियल जो से आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और उसके बाद शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स जो से हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और लाइक भी इसको ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़ जी।